हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं जनरल स्टडीज़ में कई टॉपिक्स और पीएसआईआर ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ। खैर, आज हम लोग एक करंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है रिलेटेड हरियाणा इलेक्शन से। हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट अभी 8 तारीख को आया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी। आज हम लोग उसी का विश्लेषण करेंगे। एक्चुअली कांग्रेस को ये गलतफहमी थी कि उसने किसान, पहलवान और जवान को आइडेंटिफाई कर एक तरफ बीजेपी का पलड़ा कमज़ोर किया है, दूसरी तरफ खुद का मजबूत किया है। जबकि वो ये भूल गई कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती रहीं, वो भी जाट लीडर, और किसान, पहलवान और जवान भी जाटों से लोग आइडेंटिफाई किए। तो नॉन जाट का पोलराइजेशन हो गया और नॉन जाट के पोलराइजेशन का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अधिक सीटें लाने में कामयाब रही। हालांकि वोटों का प्रतिशत 1% से भी कम है, यानी जितना कांग्रेस पाई है उससे 1% से भी कम वोट पाई है बीजेपी। लेकिन सीटों में जहां 37 सीटें कांग्रेस को गई हैं, वहीं 48 सीटें बीजेपी को चली गई हैं। 90 में 3 सीटें इंडिपेंडेंट को गई हैं, 2 सीटें आईएनएलडी को, इंडियन नेशनल लोक दल को गई हैं, यानी चौटाला परिवार के पास गई हैं। हालांकि कई जाट नेता चुनाव हार भी गए हैं जो बीजेपी को डिच किए थे। उसमें अशोक तंवर, रणजीत चौटाला, ब्रजेंद्र सिंह जैसे लोग हैं जो कि लास्ट मोमेंट में डिच किए बीजेपी को, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए। और कांग्रेस ने खुद ही अपनी ज़मीन बचाने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव हार गई और वे मंत्री बनते बनते रह गए। अब वो पछता रहे होंगे अपने कर्म या अपने भाग्य पर कि भाई कहाँ से कहाँ बीजेपी छोड़ करके हम कांग्रेस में आए। अगर वहाँ रहते तो कुछ रास्ता बनता। हालांकि इस बार 9 विधायक जीते हैं अनुसूचित जाति से और ठीक ठाक संख्या में 6 संख्या में हिरवाल क्षेत्र से विधायक आए हैं बीजेपी के, जिसमें ज़्यादातर ओबीसी हैं और ब्राह्मण कैंडिडेट भी 7 जीते हैं। मुझे लगता है इन सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा बीजेपी को। मुझे ये भी लगता है नायब सिंह सैनी ही दोबारा सीएम होंगे, चूँकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी ने तीसरा टर्म हासिल करके हरियाणा के, जिसका गठन 1966 में हुआ था, चुनावी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मोदी जी बोल ही रहे थे कि अब तक 13 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें यह 13वां चुनाव था और इसमें बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। हालांकि लगातार 2 बार आने का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का भी है, लेकिन लगातार 3 बार आने का रिकॉर्ड केवल बीजेपी का है और बीजेपी ने यह करिश्मा कर दिखाया है। तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ से ऐसा है, नॉन जाट वोटों का पोलराइजेशन है। क्योंकि जो नारा दिया गया और जो चीफ मिनिस्टर का फेस सामने रखा कांग्रेस ने, वो सब के सब जाट थे, तो गैर जाट पोलराइज हो गए। और बीजेपी ने भी कास्ट इक्वेशन पर बहुत बढ़िया से ध्यान दिया, यानी मनोहर लाल खट्टर जो कि एक ब्राह्मण हैं, उनको हटा करके नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से, हालांकि बहुत रिच आदमी हैं लेकिन आते हैं ओबीसी समुदाय से, इसलिए ओबीसी समुदाय के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई हमारे बीच का आदमी ही सीएम है, तो क्यों ना बीजेपी को ही लाया जाए। तो इस प्रकार से लोकसभा में जो गलतफहमी उनके दिमाग में थी, कुछ अनुसूचित जातियों के भी दिमाग में थी और कुछ ओबीसी के भी दिमाग में थी, वो गलतफहमी भी दूर हो गई और उन लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो बीजेपी का तो वोट शेयर बढ़ा ही, कांग्रेस का भी वोट शेयर काफ़ी बढ़ा था और वो तो मतलब बीजेपी से भी ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अंतिम परिणाम आने के समय तक बीजेपी से वोटों का अंतर तो 1% कम कांग्रेस ने पाया, लेकिन सीटों में 11 सीटें कांग्रेस को कम मिली। तो अभी ये तो समझना होगा, इसका मतलब ये है कि जहाँ से कांग्रेस ने जीता चुनाव, वहाँ बड़े मार्जिन के अंतर से जीता, यानी वहाँ ज़्यादा वोट मिला उसको।
लेकिन जहाँ से हारी वो वहाँ से कम मार्जिन से हारी, जिसकी वजह से सीटों की संख्या में इजाफा तो नहीं हुआ लेकिन वोटों की संख्या में ज़रूर इजाफा हुआ, और फिर भी बीजेपी से थोड़ा सा कम ही रह गया। ये हिमाचल प्रदेश जैसी स्थिति बनी जहाँ की कुछ लाख के अंतर से ही फैसला हो गया था कि भाई कांग्रेस सत्ता में आएगी। वही स्थिति यहाँ भी बनी है। खैर, हम लोग आप एनालाइज करने के लिए जैसे भी करें, एनालिसिस जैसे करें, सच्चाई यही है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए तीसरी बार सत्ता में आ गई, जो कि हरियाणा के इतिहास में एक बार का रिकॉर्ड है। यह तो देवीलाल भी नहीं कर पाए थे, जो 90 में एक बार 85 सीटें जीते थे संभवतः 1987-88 में, और बंसीलाल भी नहीं कर पाए, भजन लाल भी नहीं कर पाए। 1966 में तीनों लाल का ज़बरदस्त बोलबाला था, और एक और थे आयाराम गयाराम, गयार लाल नाम था उनका, तो पत्रकारों ने आयाराम गयाराम बना दिया था 60 के दशक में। ठीक है, 66 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें उनका यही काम था कि रातों रात पाला बदल देते थे। तो हरियाणा से ही आयाराम गयाराम की संस्कृति शुरू हुई। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उपरोक्त जो करिश्मा है वो ना तो चौधरी देवीलाल दोहरा पाए, ना भजन लाल दोहरा पाए, ना देवीलाल दोहरा पाए। तो अब चौटाला परिवार एकदम हाशिए पर चला गया। इसका मतलब ये है दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, और आपको हम बताते चलें बीजेपी 2014 में जब पहली बार हरियाणा का चुनाव जीती थी तो उस समय उसके 47 सीटें, उसको 47 सीटें ही मिली थी, और 2019 में 40 सीटें ही मिली, और अभी जो है उसको 48 सीटें मिल गई। यानी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ वह सत्ता में आई है। इसका मतलब कि गैर जाट वोटों का पोलराइजेशन ठीक ठाक हुआ है। चूँकि कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं, उनमें ज़्यादातर मुस्लिम और जाट मतदाताओं ने ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जो वहाँ बीजेपी नेताओं के बयान थे वो पुराने हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते नजर आए, और बांग्लादेश का उदाहरण देकर कटोगे तो बटोगे तो कटोगे कर का नारा, एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा दे करके ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको लग रहा है पिच को और मजबूत किया और हिंदुओं के कंसोलिडेशन पर फोकस किया, जिसका परिणाम हम सभी के सामने है। मसलन सुबह 9 बजे के आसपास जो है कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन जैसे ही 10 बजे के बाद बाजी पलटनी शुरू हुई और 12 बजे के बाद स्थिर हो गया, तो ये लगने लगा कि भाई हो सकता है बीजेपी सत्ता में वापस आ जाए। हालांकि फिर भी कई सीटें ऐसी थी जो 5,000 के कम वोटों से जीत हार में तब्दील हुई हैं, तो कांग्रेस को फिर भी अनुमान था। लेकिन कांग्रेस जब एकदम से पराजित हो गई तो उसने इलेक्शन कमीशन को कोसना इसके लिए शुरू कर दिया, और बैटरी की एक नई थियरी लेकर के उनके नेता है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी हैं, वो लेकर के आ गए कि भाई जहाँ 60-70% बैटरी चार्ज थी वहाँ तो हम ज़्यादा सीटें जीते, जहाँ 90% चार्ज थी वहाँ हम कम सीटें जीते, जहाँ 0% चार्ज थी यानी बैटरी थी नहीं, बैटरी बैठ गई थी, वहाँ हम 100% जीते। मैंने वही बताना चाहते थे कि बैलेट पेपर से यदि चुनाव हुआ आ रहा था तो शायद हम ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाते। हो सकता है निर्वाचन आयोग ने इसमें कोई धांधली किया हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के पहले ही विरोधी दल वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा तमाचा मारते हुए इलेक्शन कमीशन की बात को ही माना था और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पिटीशन को खारिज कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है निर्वाचन आयोग ने भी इसका खंडन किया, लेकिन जब तक निर्वाचन आयोग FIR करा करके इन नेताओं को जो खोखले बातें करते हैं और अपनी हार को पचा नहीं पाते, उनको जब तक अंदर नहीं करवाएगी तब तक ये ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। खैर, बीजेपी सत्ता में वहाँ आ गई है और हम लोगों को तो इससे कोई मतलब है नहीं बीजेपी आवे या कांग्रेस आवे, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी वहाँ सत्ता में इसलिए आई कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण ठीक ठाक तरीके से हो गया,
और इसीलिए बीजेपी गैर जाट बेल्ट में ज़्यादा सीटें जीती है। जाट बेल्ट में कम, हालांकि समस्त जाटों ने भी हुड्डा को पसंद नहीं किया। कुछ जाटों ने, अब फाइनल आंकड़े आएंगे तो आपसे एक बार और चर्चा करेंगे कि कितने प्रतिशत जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, कितने प्रतिशत एससी ने बीजेपी को वोट दिया, कितने प्रतिशत ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। ये सब आंकड़े आपको बाद में बताए जाएंगे। लेकिन ये सही है कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, चूँकि किसान, पहलवान और जवान, इन तीनों को लोगों ने आइडेंटिफाई किया जाटों से, और जाट ही मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रही। कुमारी शैलजा को दरकिनार कर दिया गया था, जो अनुसूचित जाति से आती हैं, और इन्होंने अनुसूचित जाति का ही एक अध्यक्ष बना रखा था उदय भान जी को, वो भी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस का कोई दांव चला नहीं, हम यही कह सकते हैं, और बीजेपी ने बाजी मार लिया। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस एनालिसिस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।